नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 14 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संज्ञा, जिसे नाउन के नाम से जानते हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोग ना MCQ सीरीज़, मतलब आप लोगों का ना जो क्वेश्चन का सीरीज़ है ना वो करेंगे। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का ना जो क्लास नंबर 13 लिया था ना, उसमें आप लोगों का जो संज्ञा है, जो नाउन है ना, उसके जितने भी थ्योरी क्लास है ना, सारे के सारे को मैंने आप लोगों को ना बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था क्लास क्रमांक 13 में। और अगर आप लोग नहीं देखे होंगे ना तो पहले जाकर के उसे देख लीजिए, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। उसके बाद अगर कि आप लोग MCQ सीरीज़ को लगाओगे ना, तब आप लोग ना बेहतर तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि सबसे पहले ना आप लोग क्लास क्रमांक 13 को देख लीजिए, अगर नहीं देखे होंगे तो। और देख लिए होंगे ना, तब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना जो मैं MCQ सीरीज़ कराऊंगा ना उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है ना खुद से आंसर देने के लिए, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं दोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से नहीं समझोगे और खुद से ना प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ना कोई आप लोगों का मदद करने वाला नहीं है आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे आंसर देने से पहले ना खुद आंसर लेने की कोशिश करना है। और ट्राई करना है कि आप लोगों को इस 30 प्रश्नों में से ना कितना प्रश्न सही होता है, ये आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। इसी को आप लोग ना क्या समझिएगा, प्रैक्टिस सेट भी समझिएगा। और जब आप लोग ना जब थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिए, तब तो आप लोगों से अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को जितना थ्योरी ना उसी से बेस्ड ये MCQ है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए। और आज के ये जो क्लास ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद ना इसका जो पूरा PDF रहेगा ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके। उसके अलावा ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन करके ना इसका जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए अविकारी, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी निर्विकारी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी विकारी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा जो है ना वो एक विकारी प्रकार का शब्द है, ये आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 13 में सबसे पहला जो था ना संज्ञा विकारी और अविकारी दोनों पर को आप लोगों को बताया था ना कि विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि विकारी किसे कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के रूप में ना परिवर्तन, मतलब जो परिवर्तन होगा ना वो लिंग, वचन और प्रसर्ग के कारण होगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। और अविकारी जो शब्द होता है ना, वो लिंग, वचन और प्रसर्ग के कारण अगर परिवर्तन नहीं होता है ना, तो वो अविकारी शब्द कहलाता है। और विकारी जो शब्द है वो परिवर्तन होता है संज्ञा, वचन, लिंग के कारण ना, तो वो क्या कहलाएगा, विकारी शब्द कहलाएगा। और संज्ञा जो होता है वो एक विकारी प्रकार का शब्द है, ये आप लोगों को याद रखना है और नोट करके भी रखना है, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले ना आप लोग ना एक हफ्ते पहले रिवीजन कर पाओ। तो इसलिए आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा जो है वो एक विकारी प्रकार का शब्द है, आप लोगों को याद रखना है ये। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़िए। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? फिर से वही प्रश्न आ गया आप लोगों के लिए। संज्ञा जो है ना वो एक विकारी प्रकार का क्या है, तो विकारी प्रकार का शब्द है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सेम प्रश्न ये भी हो गया। चलिए तीसरा को पढ़ते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए विशेषण संधि के कारण, ऑप्शन बी संधि समास के कारण, ऑप्शन सी काल सर्वनाम के कारण, या ऑप्शन डी लिंग, वचन, प्रसर्ग के कारण। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लिंग, वचन, प्रसर्ग के कारण जो है ना वो संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। आप लोगों को जस्ट अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा और तीसरा में बताया था ना कि संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। तो संज्ञा का जो रूप में परिवर्तन होता है ना, वो लिंग, वचन, प्रसर्ग के कारण ना संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। आप लोगों को बताया था ना विकारी और अविकारी शब्द के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से ना संज्ञा के जो प्रकार है या संज्ञा के जो भेद है ना वो 5 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला जो प्रकार होगा ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, दूसरा जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, तीसरा जो होगा वो समूहवाचक संज्ञा होगा, चौथा जो है वो भाववाचक संज्ञा होगा और पांचवा जो है वो पदार्थवाचक संज्ञा होगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आएगा जो दुनिया में केवल एक ही चीज़ हो और एक ही चीज़ को बताए ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संपूर्ण जाति का जो बोध कराए उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके अलावा समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे ना पूरे समूह का बोध होता है, मतलब ग्रुप का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। उसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिसके अंतर्गत ना किसी प्रकार के भाव का, किसी प्रकार के इमोशन का पता चले, वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। और पदार्थवाचक संज्ञा वे संज्ञा कहलाएंगे जो किसी प्रकार के मेटल का, किसी प्रकार के पदार्थ का बोध कराए, वो क्या कहलाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ऐसे आप लोगों को विस्तार पूर्वक ना आप लोगों को क्लास क्रमांक 13वां में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। नहीं देखोगे तो एक बार और देख लीजिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है 5 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? तो गणना की दृष्टि से जो संज्ञा है ना उसके 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला यथार्थवाचक संज्ञा होता है और दूसरा जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। गणना की दृष्टि से मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब गिने जाने वाला और अनगिनत की दृष्टि से ना 2 ही प्रकार की होता है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, प्रकार से आप लोगों को ये नहीं लेना कि 5 प्रकार अभी जस्ट बताया। जो 5 प्रकार बताया था ना वो अर्थ के आधार पर था और ये गणना के आधार पर है। ठीक है, तो दोनों के ना जो भेद है उसको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। फूल कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फूल कौन सी संज्ञा है? तो ये जो फूल जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा ना हो जाएगा। जी हाँ, अगर मैं फूल बोलता हूँ तो क्या आप लोगों को किसी स्पेसिफिक फूल के बारे में पता चल रहा है क्या? फूल की संपूर्ण जाति के बारे में पता चल रहा है। और फूल की संपूर्ण जाति कहने का मतलब यह है कि गुलाब का फूल हो सकता है, कमल का फूल हो सकता है, गेंदे का फूल हो सकता है। कोई स्पेसिफिक फूल के बारे में पता चल रहा है क्या फूल कहने से? तो फूल जो है ना वो संपूर्ण उसकी जाति का बोध कराए, जो फूल की जाति होता है वो। तो इस प्रकार से ना प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को इसके परिभाषा भी बताई थी, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होगा अगर क्लास लिए होंगे तो नहीं लिए होंगे तो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए दासत्व, ऑप्शन बी बड़प्पन, ऑप्शन सी धैर्य या ऑप्शन डी सजावट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सजावट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? क्रिया शब्द बोला है जी, क्रिया शब्द। और क्रिया शब्द का मतलब ये होता है कि वो कार्य करते हुए दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो क्रिया शब्द से जो निर्मित भाववाचक संज्ञा है ना वो सजावट हो जाएगा। कैसे? सजाना। क्या? तो सजाना जो है ना वो क्रिया शब्द हो जाएगा। मतलब सजाना से क्या होगा? मतलब आप लोग किसी रूम को सजा रहे हो, किसी घर को सजा रहे हो, बर्थडे पार्टी में सजा रहे हो, तो ये सजाना जो है ना वो क्रिया शब्द है। और सजाना से सजावट का जो भाववाचक संज्ञा है ना वो बना है। और सजाना कार्य को दर्शा रहे हैं ना। जी हाँ, तो क्रिया किसे कहेंगे? कार्य को ही ना क्रिया कहेंगे, जो किसी कार्य को दर्शाए। तो वो सजावट शब्द हो जाएगा, क्रिया शब्द से जो भाववाचक संज्ञा बना है वो। और उसके अलावा दासत्व, तो ये तो भाववाचक संज्ञा केवल होगा। धैर्य भी भाववाचक होगा, बड़प्पन भी भाववाचक होगा, लेकिन क्रिया शब्द से जो निर्मित है ना केवल ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। भारत शब्द संज्ञा निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक या ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत शब्द संज्ञा निम्नलिखित में से किस प्रकार को शब्द को बतलाता है? तो ये जो भारत जो शब्द है ना वो किस संज्ञा को बतलाता है ये बोला है ना। तो भारत जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही ना दर्शाएगा। जी हाँ, मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 13 में क्या बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ऐसा शब्द जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इंगित करे कि स्पेसिफिक मतलब जो दुनिया में केवल एक ही हो, तो ऐसे चीज़ों के बारे में इंगित करे बतलाए वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा ना कहलाएगा। जी हैं, और पूरे दुनिया में भारत केवल एक ही है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए परिभाषा में क्या बताया था? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है वो ऐसे शब्द होगा जो केवल स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताए, स्पेसिफिक वस्तु के बारे में बताए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो इसी प्रकार से ना आप लोगों को पहले आंसर लेना है, उसके बाद फिर मेरे जवाब का इंतजार करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी पदार्थवाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये जो झुंड और मेला जो है ना वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ना आएगा। जी हैं, झुंड कहने का मतलब क्या होगा? झुंड का मतलब एक से अधिक लोग हैं ना। मेला कहने का मतलब क्या होगा? मेले में भी एक से अधिक लोग होगा ना, अनकाउंटेबल टाइप से। तो वो क्या कहलाएगा? समूह में नहीं है जी वो सारे के सारे। तो ये क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को समूहवाचक संज्ञा को भी बताया था ना कि ऐसे शब्द जिसके माध्यम से आप लोगों को ना उसके झुंड होने का, समूह होने का या ग्रुपिंग का पता चले ना या समूह का पता चले ना, तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे मैं क्रिकेट टीम बोलता हूँ, हॉकी टीम बोलता हूँ, वो भी क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं आप। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रेगिस्तान, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी राम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक, तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान हो जाएगा। रेगिस्तान से आप लोगों को ये पता चल रहा है किस इलाके का रेगिस्तान है और कौन सा रेगिस्तान है। क्या थार का रेगिस्तान है या किसी सऊदी अरब का रेगिस्तान है? आप लोगों को पता चल रहा है क्या? रेगिस्तान की संपूर्ण जो जाति है उसके बारे में ना पता चल रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा चीन, गंगा और राम ये तीनों के तीनों ना व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि चीन एक ही है दुनिया में, गंगा एक ही है दुनिया में और राम भगवान भी एक ही है दुनिया में। तो वो सारे के सारे किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसे ना सारे चीज़ों को ना आप लोग ना कंपैरिजन के थ्रू पढ़ते हुए चलिएगा ना तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों को समझने पर जोर देना है, रटने पर जोर नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को अब ध्यान से पढ़िए। यह लड़की सुंदर है कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना उसको ना व्यापम के द्वारा ना विलोपित कर दिया गया था, मतलब इसे हटा दिया गया था। क्यों? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 11 को पढ़ो। यह लड़की सुंदर है कौन सी संज्ञा है? तो यह लड़की जो बोला है ना, तो लड़की जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है ऑप्शन नंबर ए में। और उसके अलावा जो सुंदर है वो गुण को बताता है और गुण जो बताता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो प्रश्न था ना इसमें ना दो ऑप्शन आ रहा था करेक्ट होने पर, तो इसी की वजह से ना व्यापम ने ना
ये जो प्रश्न है उसे विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। और विलोपित अगर आप लोगों को पता चल जाए ना एग्जाम हॉल में ना कि ये प्रश्न विलोपित होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को वैसे ही छोड़ देना है। आप लोगों को कोई ना कोई आंसर लेना ही है। आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी दोनों में से जो अच्छा लगता है ना वो ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को बोनस मार्क्स दिया जाएगा ना तो केवल उन्हीं को दिया जाता है जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ना प्रश्न क्रमांक 11 जो होगा ना वो विलोपित कर दिया गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को उसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। सीता सुंदर लड़की है, कौन सी संज्ञा है? तो ये भी प्रश्न क्रमांक 11 जो है ना उसी के समान सेम प्रश्न है। इसमें नाम दे दी गया है। जो सीता जो है ना वो आप लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सुंदर जो है वो गुण को बताता है, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और लड़की बोला है, इसका मतलब ये है कि वो जाति के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें तीनों के तीनों जो ऑप्शन सही हो रहे हैं ना, इसलिए ना व्यापम ने ना इसको भी विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। अगर इसमें होता ना कि उपरोक्त तो आंसर सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होता ना कि सभी आंसर सही होता ना या उपरोक्त सभी होता ना, तब ये ऑप्शन नंबर डी लेते, लेकिन इसमें कोई भी नहीं बोला गया है ना, तो ये तीनों के तीनों आंसर करेक्ट हो रहे हैं ना, तो इसके वजह से ना व्यापम ने भी ना ये जो प्रश्न है उसको भी विलोपित कर दिया गया था। ये विलोपित प्रश्न मैं आप लोगों के लिए इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छे से बन सके ना, तो इसलिए इस टाइप के जो प्रश्न है वो भी लाता हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को आप ध्यान से पढ़िए। सभा में जनता की आवाज़ सुनी जा रही थी में जनता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सभा में जनता की आवाज़ सुनी जा रही थी में जनता है, तो ये जो सभा में ना जनता की आवाज़ सुनी जा रही थी बोला है ना, तो उसमें जनता जो शब्द है ना वो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है ये बोला है ना, तो जो ये जनता है ना वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जनता से हम लोग संपूर्ण उसकी जाति का बोध होता है ना, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक या ऑप्शन डी भाववाचक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विजयदशमी संज्ञा कौन सा भेद है? तो ये जो विजयदशमी जो शब्द है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ना आएगा। जी हाँ, विजयदशमी केवल एक बार ही होता है ना, जिसमें रावण को जलाया जाता है। अभी अभी जो त्यौहार हुआ है विजयदशमी ना, तो विजयदशमी एक ही होता है ना। जी हाँ, एक ही बार होता है। स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। बपौती संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बपौती संज्ञा है, तो ये जो बपौती जो है ना वो संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा में ना आ जाएगा। जी हाँ, बपौती का मतलब होता है कि हम लोग बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में भी कि तोर बपौती चीज़ है का, मतलब तोर अकेला है कि का ये है ना, मतलब तुम्हारे अकेले का है क्या ये, ऐसे हिंदी में बोलूँ तो जो बपौती है ना वो भाव को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे शब्द को आप लोगों को समझना है और चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी अव्यय या ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो ये जो प्रेम शब्द है वो भाववाचक संज्ञा ना होगा। जी हाँ, मैंने बताया था ना कि प्रेम मतलब स्नेह होता है, प्रेम होता है जैसे माता पिता का प्रेम या और अलग अलग जो भी आप लोग समझ लो। और थ्योरी में भी आप लोगों को बताया था ना कि ये सब जो प्रेम है अभी के जो युग का यंगेस्ट लोगों का जो है उससे दूर रहना बोल करके। अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, बताया था ना आप लोगों को, थोड़ा सा लेक्चर भी दिया था इसके बारे में, है
है ना। तो प्रेम जो है ना वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और आप लोग ये अभी का जो ट्रेंड चल रहा है ना उससे दूर रहिएगा, पढ़ने लिखने में ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब सक्सेस हो जाओगे ना उसके बाद जो चाहे करते रहना, लेकिन अभी अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल हो या किसी प्रकार से आप लोग अगर पर्सनल रूप से सजेशन लेना चाहते हो ना, और उसके लिए चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को शेयर करूं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उसमें आप लोगों को ना केवल 200 आप लोगों को फ़ोन पे करना है। और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को दे दूंगा। और उसके बाद ना आप लोग डायरेक्ट मेरे से ना बात करके ना किसी भी प्रकार से अगर सवाल हो या किसी प्रकार से अगर सजेशन हो तो वे ले सकते हो, चाहे वो बुक लिस्ट को लेकर के हो या किसी भी प्रकार से आप लोगों के मन में डाउट हो ना, तो वो सारे प्रश्न कभी भी आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना वो केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ। चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना छोटे छोटे सवाल के लिए भी ना बार बार लोग फ़ोन करेंगे ना, तो इसीलिए ना ये जो छोटा सा रिक्वायरमेंट है वो मैं रखा हूँ। क्योंकि वैसे भी अगर आप लोग कोचिंग भी करोगे ना तो 10 से 12 हज़ार तो कोचिंग वाले ही लेते हैं। और सारा मटेरियल तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास और फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूँ। केवल अगर पर्सनल रूप से बात करना चाहोगे ना तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट रखा हूँ। और ये सारा चीज़ जो है ना वो विशेष लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है, जिनको विशेष तौर पर सजेशन की आवश्यकता होगा उनके लिए, ठीक है। लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए लड़ाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी चतुराई या ऑप्शन डी उतराई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उतराई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक जो संज्ञा नहीं है ना वो उतराई हो जाएगा। उतराई का मतलब होता है उतरना, किसी भी नीचे सीढ़ी से या कहीं से भी हो, है ना। तो उतरना किसी प्रकार से भाव को दर्शा रहा है क्या? नहीं दर्शा रहा है। लेकिन लड़ाई जो है वो भाव को दर्शा रहा है, मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या होगा तो आप लोग लड़ाई करोगे, वो आपको पर्सनल जो भाव है, इमोशन है, उसको दर्शा रहा है। मिठाई जो है वो भी भाव को दर्शा रहा है, मतलब मिठाई जो खाओगे तो स्वाद लगेगा ना जी, है, तो वो भी आप लोगों को क्या आएगा, भाव को दर्शाएगा। चतुराई जो है आप कितना चालाक हो, कितना क्लेवर हो, सारे के सारे किसको दर्शाएगा, भाव को दर्शाएगा। लेकिन उतराई जो है ना वो भाव को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। कौन से वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है? ऑप्शन ए वह अच्छों के साथ रहता है, ऑप्शन बी वह अच्छा बच्चा है, ऑप्शन सी वह अच्छा लिखता है या ऑप्शन डी अच्छा कल आ जाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वह अच्छों के साथ रहता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन से वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है? तो ये जो अच्छा का पद संज्ञा जो करेक्ट होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह अच्छों के साथ रहता है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए पंडित्य, ऑप्शन बी पंडिताऊ, ऑप्शन सी पंडा या ऑप्शन डी पंडिल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पंडित्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो पंडित जो शब्द है ना उसका भाववाचक संज्ञा जो बनेगा ना वो पंडित्य करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो पंडित का पंडित्य ही ना होता है जी भाववाचक में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी सेना या ऑप्शन डी दुख। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लड़का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक जो संज्ञा है ना वो लड़का करेक्ट हो जाएगा जी। कौन लड़का है आप लोगों को पता चल रहा है क्या? लड़कों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है ना। और मैंने आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था ना कि जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जिसमें किसी संपूर्ण उसके जाति का बोध हो। जैसे पर्वत कहने से पूरे पर्वत की जाति का बोध होता है, नदी कहने से नदी की पूरी जाति का बोध होता है। ठीक उसी प्रकार से लड़का कहने से लड़कों की पूरी जाति का बोध होता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके अलावा श्याम जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि श्याम एक ही है ना जी, है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि सेना में एक व्यक्ति रहता है क्या, सेना में संपूर्ण उसका झुंड रहता है, पूरा ग्रुप रहता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। उसी प्रकार से जो दुख शब्द है ना वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। दुख जो है वो भाव को दर्शा रहा है ना, आपके इमोशन को, तो वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ऐसे एक एक शब्द को अगर आप लोग पकड़ोगे ना तो ईजी है यार आप लोगों का जो संज्ञा है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। खास तौर से अगर आप लोग ना जितना ज़्यादा MCQ वाला अगर प्रश्न आएगा ना तो उसमें प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर बनोगे आप लोग। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। गिरोह शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक या ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गिरोह शब्द संज्ञा कौन सा प्रकार है? तो गिरोह शब्द संज्ञा का जो प्रकार है ना वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब ये जो गिरोह का जो शब्द है ना वो समूहवाचक में आ जाएगा। गिरोह कहने का मतलब क्या हो रहा है जी, हाँ, मान के चलो चोरी का गिरोह हो जाएगा या डकैत का गिरोह हो जाएगा। तो गिरोह में कोई एक रहता है क्या? पूरे के पूरे गिरोह में झुंड रहता है, 6 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, तो वो गिरोह में क्या होगा? पूरे के पूरे समूह रहता है। और समूह में क्या आएगा? तो समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा ना जी, हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को अब ध्यान से पढ़िए। पहरावा पहनावा किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी भाववाचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पहरावा पहनावा किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जो पहरावा या पहनावा है ना मतलब आप लोगों को किसी प्रकार के जो कपड़े हैं वो पहनते हो उसको पहरावा कहते हैं या पहनावा कहते हैं। तो ये आप लोगों के भाव को दर्शा रहे हैं ना जी, हाँ, कि आप किस प्रकार से पहनते हो, किस स्टाइल में पहनते हो। तो ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा ना। और मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 13 में भी अच्छे से बताया था ना कि पहरावा और पहनावा क्यों इसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी मनुष्य या ऑप्शन डी शत्रुता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी शत्रुता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक जो संज्ञा होगा वो शत्रुता ही ना हो जाएगा जी, हाँ। शत्रुता का जो मतलब होता है किसी के प्रति बैर रखना या किसी के प्रति गुस्सा से उस पर ना देखना, तो वो सारा चीज़ किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में ना आ जाएगा जी, हाँ। मतलब किसी के प्रति मैं बैर रखता हूँ इसका मतलब मेरे में भाव आ रहा है उसमें शत्रुता का, तो वो भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए गुरु, ऑप्शन नंबर बी वीर, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ये तीनों की तीनों जो आएंगे ना वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जातिवाचक इसलिए आएगा जी, गुरु कहने का क्या मतलब होगा? वो किसका गुरु है, किस फील्ड का गुरु है, आप लोग को पता चल रहा है क्या? और जो वीर है वो कैसा वीर है, किस प्रकार का वीर है, पता चल रहा है क्या? जो मनुष्य है वो कौन सा मनुष्य है, मतलब अलग अलग प्रकार होगा ना जी, अच्छा मनुष्य, बुरा मनुष्य, इसी प्रकार से, तो उसका पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है। तो तीनों की तीनों जो होगा ना वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। केवल शत्रु जो है ना, शत्रुता जो है ना वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। भुखमरी शब्द है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भूखमरी शब्द है तो ये जो भूखमरी है वो भाव को दर्शा रहा है ना। जी हाँ, कोई जो है वो अनाज के कारण, भोजन ना मिलने के कारण भूखमरी का शिकार हो रहा है, तो एक प्रकार से भाव का ना बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए अवहेलना, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक या ऑप्शन डी क्रमशः। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। तो जो संज्ञा शब्द होगा ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। किसके? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक ही है ना जी। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो, तो वो किस संज्ञा में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा और संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी एक स्त्रीलिंग में और एक पुल्लिंग में, या ऑप्शन डी वाक्य संरचना के आधार पर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो मोटापा है ना और बुढ़ापा है दोनों के दोनों पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है इन दोनों शब्दों को। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग करेक्ट हो जाएगा। मोटापा और बुढ़ापा दोनों के दोनों पुल्लिंग में ही सदैव प्रयुक्त होता है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी शीतलता, ऑप्शन सी मनुष्य या ऑप्शन डी गुच्छा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मनुष्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो मनुष्य जो है ना वो संपूर्ण मनुष्य की जाति का बोध करा रहे हैं ना जो मनुष्य है वो, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ना मनुष्य करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो गंगा है वो ना आप लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके अलावा शीतलता जो है ना वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके अलावा जो गुच्छा है वो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के डिफरेंस को ना आप लोगों को पहचानना है, केवल एक को नहीं पढ़ना है। उस एक के अंतर्गत ना जितने भी ऑप्शन है कौन कौन सी संज्ञा में आता है ये भी पढ़िएगा ना, तो आपका जो तैयारी है वो 2 गुना तरीके से अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि कब किसे पूछ लिया जाए व्यापम के द्वारा कोई गारंटी नहीं रहता है, तो आप लोगों को सारे के सारे को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी एकता या ऑप्शन डी भारतवर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी एकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण को चुनिए। तो भाववाचक संज्ञा के जो उदाहरण है ना वो एकता करेक्ट हो जाएगा। एकता एक प्रकार के भाव होता है ना जो यूनिटी होता है वो, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए रेगिस्तान, तो रेगिस्तान जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। कैसे? तो रेगिस्तान कहने से आप लोगों को क्या समझ में आता है? थार का रेगिस्तान है कि कहीं और का रेगिस्तान है? आप लोगों को स्पेसिफिक पता चल रहेगा कि कौन से देश का किस स्थान का रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान का मतलब ये हो जाएगा कि वो संपूर्ण उसके जाति का बोध करा रहा है रेगिस्तान का। ठीक है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर डी भारतवर्ष, दोनों के दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि हिमालय पर्वत केवल एक ही है और भारतवर्ष केवल एक ही है, तो दोनों के दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी एकता करेक्ट आ जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रोधी, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी क्रुद्ध या ऑप्शन डी क्रोधित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्रोध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें से जो संज्ञा शब्द है वो केवल क्रोध जो शब्द है ना वो संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, और ये जो क्रोध है वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को पहले आप ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 30 को, कहना शब्द का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए कथन, ऑप्शन बी कथनीय, ऑप्शन सी कहावत या ऑप्शन डी कथानक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो व्यापम के द्वारा ना ये जो प्रश्न है उसे भी विलोपित कर दिया गया था। वजह ये था कि ये जो कहना जो शब्द है ना उसका भाववाचक जो संज्ञा होगा वो कहना खुद होता है। मतलब कहना जो शब्द है ना वो अपने आप में ही भाववाचक संज्ञा है, और इसमें ना सेम टू सेम इसमें शब्द नहीं दिया था ना ऑप्शन में ना, तो इसके वजह से व्यापम के द्वारा ये जो प्रश्न है ना उसे विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो आंसर होगा ना वो विलोपित हो गया था। तो ये आप लोगों को समझना है, इसी वजह से ये प्रश्न को लाया हूँ। ठीक है, अगर सेम टू सेम इसमें कोई अगर कहना भी लिखा होता ना किसी भी ऑप्शन में ना तो सेम टू सेम होता, तो इसलिए हम लोग राइट मार देते। तो इसलिए ना नहीं है ना, तो ये इसे विलोपित कर दिया गया, तो कोई भी आंसर इसमें नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को क्लास मिल पाए। तो ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को ना एक और क्लास लाऊंगा इसी टॉपिक पर, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनता है। तो एक क्लास और लाऊंगा आप लोगों को क्लास क्रमांक 15 में ना, तो उस पर भी ना आप लोगों को ना MCQ सीरीज़ लाऊंगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी लोग ना कुशल रहिए, मंगल रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए।